हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, आज टॉपिक अपने पास में है द्वितीयक क्रिया। हमने पिछले वीडियो में प्राथमिक क्रिया के अध्ययन करते आ रहे हैं, प्राथमिक क्रिया जो कि प्रकृति पर आधारित है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे द्वितीयक क्रिया के बारे में। ये अध्याय 6 से संबंधित है, पार्ट 6 नंबर का लेसन है। ये टॉपिक डालेंगे अपन द्वितीय क्रिया। ये द्वितीय क्रिया क्या होती है, इसकी परिभाषा, द्वितीय क्रिया में कौन कौन से बिंदु आते हैं। जैसे हमने प्राथमिक क्रिया में पढ़ा था कृषि, खनन, आखेट, भोजन संग्रहण, मछली पालन, इनके बारे में पढ़ा था। वैसे ही द्वितीय क्रिया में कौन कौन से बिंदु आते हैं, द्वितीय क्रिया की परिभाषा, इसका अध्ययन इसके अंतर्गत करेंगे। देखिए, द्वितीय क्रिया को समझने से पहले मैं आपको आर्थिक क्रिया के बारे में एक बार पुनः बता देता हूँ कि आर्थिक क्रिया क्या होती है। आर्थिक क्रिया मानव की वह क्रिया जिससे मानव आय प्राप्त करे, आर्थिक क्रिया कहलाती है। और आर्थिक क्रिया को कुल मिला के 5 भागों में अपन ने बांटा था। पहला प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम, ये 5 प्रकार की क्रियाओं में अपन ने बांटा। अब प्राथमिक क्रिया तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अब सेकंड नंबर का जो टॉपिक आता है वो द्वितीय क्रिया से संबंधित है। तो परिभाषा क्या बताई मैंने आपको, मानव की वह क्रिया जिससे मानव आय प्राप्त करे, क्या कहलाएगी, आर्थिक क्रिया। ठीक है, सबसे पहले हम डालेंगे अब द्वितीय क्रिया के बारे में। ठीक है, द्वितीय क्रिया होती क्या है। मौखिक रूप से मैं आपको समझाता हूं कि द्वितीय क्रिया क्या होती है। वह क्रिया जिसके अंदर प्रकृति से प्राप्त जो कच्चा माल होता है उसे कल कारखानों में भेजा जाता है। फिर वहाँ पे क्या होती है, मशीनें होती है। उन मशीनों के माध्यम से उस कच्चे माल के रूप में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे ही उसके रूप में, उसके आकार में परिवर्तन होता है तो उसके मूल्य में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और इस प्रक्रिया को ही हम क्या नाम देते हैं, द्वितीय क्रिया। ठीक है, अब द्वितीय क्रिया का उदाहरण मैं बता दूं आपको। जैसे गेहूं होता है, हम गेहूं की आकृति कैसी देखते हैं, बिल्कुल बारीक गेहूं होता है। लेकिन जब वो मशीनों के माध्यम से तैयार होता है तो एक बिस्किट के रूप में बदल जाता है। ठीक है ना, मतलब हम जो मार्केट में बिस्किट खरीदते हैं उसके रूप में बदल जाता है। तो उसके आकार में बदलाव हुआ, उसके रूप में बदलाव हुआ। तो बताइए मूल्य में वृद्धि हुई कि नहीं हुई, कि हम थोड़े से बिस्किट जो है उसका 5 रुपये या 10 रुपये पे करते हैं। तो मतलब गेहूं का मूल्य कल कारखानों में जाकर उसके रूप में परिवर्तन कर, उसके आकार में बदलाव कर, उसके मूल्य में वृद्धि होने से वो किस में बदल गया, द्वितीय क्रिया में आ गया। ठीक है, तो ये द्वितीय क्रिया हो गई। ठीक है, हम इसकी परिभाषा लिख देंगे यहाँ पे, प्रकृति से प्राप्त कच्चा माल को मशीनों के माध्यम से उसके रूप में परिवर्तन कर उसके मूल्य में वृद्धि कर देना द्वितीय क्रिया कहलाती है। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा कि कच्चा माल मशीनों के माध्यम से उसका रूप बदल देता है, उसका मूल्य में वृद्धि कर देता है, यही द्वितीय क्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं डाल देता हूं, जैसे विनिर्माण। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। ये विनिर्माण शब्द जो है वो द्वितीय क्रिया का पार्ट है। दूसरी चीज प्रसंस्करण। प्रसंस्करण मतलब प्रसंस्करण क्या होता है, बंद डिब्बे जो होते हैं, बंद डिब्बों में माल जैसे कि सब्जी, मछली, मांस जो होते हैं, ये सब प्रसंस्करण के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जितने भी निर्माण उद्योग होते हैं, निर्माण उद्योग, ये सब किस में आते हैं, द्वितीय क्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो ये तो हुई द्वितीय क्रिया की बात। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले विनिर्माण के बारे में, जो कि द्वितीय क्रिया से ही संबंधित है। विनिर्माण का अपन टॉपिक डालेंगे।
देखिए विनिर्माण मतलब आप विनिर्माण को जब एक्सप्लेन करेंगे तो विनिर्माण के अंदर आप इस परिभाषा को भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं बता दूं विनिर्माण होता क्या है। विनिर्माण का आशय होता है किसी भी वस्तु का उत्पादन, ठीक है। डाल देते हैं यहां पे, विनिर्माण किसी भी वस्तु का निर्माण या उत्पादन, ठीक है। विनिर्माण का मतलब मैंने आपको बताया, क्या बताया, किसी भी वस्तु का निर्माण या उत्पादन, जैसे कि हस्तशिल्प कार्य, ठीक है, इस्पात घड़ना, ठीक है, प्लास्टिक के खिलौने बनाना, ठीक है। ये सब किस में आते हैं, ये सब आपके विनिर्माण के ही भाग है। और भी हो सकता है जैसे कि कंप्यूटर का निर्माण, ये इसी में आता है, कंप्यूटर निर्माण। अंतरिक्ष के जो यान होते हैं वो भी इसी में आते हैं, अंतरिक्ष यान निर्माण। ये सब के सब किस में आते हैं, विनिर्माण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये तो मैंने विनिर्माण के बारे में बताया कि जो भी वस्तु का निर्माण होता है वो सब विनिर्माण में आता है। और विनिर्माण किसका भाग है, द्वितीय क्रिया से संबंधित है, ठीक। आगे बढ़ते हैं विनिर्माण। विनिर्माण की क्रिया के अंदर शक्ति का उपयोग होता है। एक ही प्रकार के जो वस्तु होती है, एक ही प्रकार की वस्तु का इसमें विशाल उत्पादन किया जाता है, ठीक है। बड़े बड़े कारखाने होते हैं, बड़े बड़े उद्योग होते हैं जहां पर शक्ति का उपयोग बड़े स्तर पर होता है और एक ही प्रकार की वस्तु का क्या होता है, उत्पादन होता है। कल कारखानों में विशिष्ट श्रमिक होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे श्रमिक होते हैं लेकिन वो विशिष्ट होते हैं जो कि मानक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, मतलब एक ही प्रकार की वस्तु का उत्पादन वो करते रहते हैं। ये विनिर्माण की विशेषता, यहां डाल देता हूं मैं, विनिर्माण क्रिया में शक्ति के साधनों का उपयोग, ठीक है ना, शक्ति के साधनों का उपयोग बड़े स्तर पर होता है। इसके अलावा एक ही प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होता है, ठीक है, ये विनिर्माण की विशेषता है। वह उन्नत श्रमिक या कह सकते हो कुशल श्रमिक एक ही मानक वस्तुओं का निर्माण लगातार करते रहते हैं। आगे बात समझ में, ये निर्माण की विशेषता है, विनिर्माण की विशेषता है, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा विनिर्माण के बारे में बताया, और भी इसके बारे में अध्ययन में आपको कराऊंगा। विनिर्माण जो होता है वो आधुनिक शक्ति के साधनों व मशीन जो होते हैं उसके द्वारा इस कार्य को किया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि आधुनिकता इसमें होती है, ठीक है ना, मशीनों का उपयोग इसमें होता है। प्राथमिक क्रिया में हमने मशीनों का उपयोग नहीं किया था, ठीक है, लेकिन द्वितीय क्रिया के अंदर हम मशीनों का उपयोग इसमें करते हैं, ठीक है। मैं इसमें आगे और डालता हूं विनिर्माण के बारे में। देखिए आगे विनिर्माण के बारे में क्या है। और निर्माण में शक्ति साधन मशीनों व यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये विनिर्माण की विशेषता है। अब आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये तो मैंने आपको विनिर्माण के बारे में बताया कि विनिर्माण होता क्या है। अब हम इसे थोड़ा और अलग तरीके से समझते हैं कि विनिर्माण आधुनिक बड़े पैमाने पर इसकी कुछ विशेषताएं हैं विनिर्माण की, ठीक है। तो हम टॉपिक डालेंगे, क्या डालेंगे टॉपिक, देखते हैं आगे। चलिए
ये तो मैंने आपको विनिर्माण के बारे में, उसका आशय, उसकी परिभाषाएं के बारे में आपको मैंने बताया। अब हम टॉपिक डालेंगे, क्या टॉपिक डालेंगे? आधुनिक बड़े पैमाने पर, आधुनिक, आप डालना चाहे तो डालें, आधुनिक बड़े पैमाने पर विनिर्माण, ठीक है ना। आधुनिक बड़े स्तर पर, आधुनिकता के आधार पर बड़े स्तर पर, आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले या बड़े पैमाने पर विनिर्माण की प्रमुख विशेषताएं, ठीक है। इसकी टोटल 12 विशेषताएं मैं आपके सामने दूंगा विनिर्माण की, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या आता है सुन लीजिए। विनिर्माण को परिभाषित कीजिए, फिर विनिर्माण की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसकी कुछ 12 विशेषताएं हैं, मैं सामने लिख रहा हूं आपके। पहली विशेषता क्या है? कौशल का विशिष्टीकरण एवं उत्पादन की विधियां। एक एक का मैं वर्णन करके बताऊंगा। कौशल का विशिष्टीकरण, कौशल का विशिष्टीकरण व उत्पादन की विधियां, ये इसकी पहली विशेषता है, ठीक है। अब देखिए, कौशल का विशिष्टीकरण व उत्पादन की विधियां होती क्या है, एक एक का वर्णन करता हुआ चलता हूं। देखिए कौशल का विशिष्टीकरण व उत्पादन की विधियों का तात्पर्य यह होता है कि देखिए आपका विनिर्माण है, विनिर्माण की प्रक्रिया में बड़े स्तर पर मशीनों का, शक्ति के साधनों का, इनका सबका उपयोग होता है, लेकिन पर भी कौशल का विशिष्टीकरण व उत्पादन की विधियों में दो स्थितियां पैदा होती है। एक, शिल्प जो कारखाने होते हैं, जो हस्तशिल्प कारखाने होते हैं, उसके अंदर तो लोग कैसे काम करते हैं, उसमें तो काम करते हैं थोड़े रूप में, आदेश अनुसार। हमने आदेश दे दिया भाई इतना माल तैयार करना है, उस अनुसार ही व्यक्ति जो है माल उत्पादित करता है। अब दूसरी प्रक्रिया क्या होती है, बड़े पैमाने पर या बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, कारीगर लगातार एक ही प्रकार का सामान बनाता रहता। तो ये दो प्रकार की विधियां जो होती है वो कौशल के विशिष्टीकरण व उत्पादन की विधियों में उपयोग में आता है। ये विनिर्माण से संबंधित हो गया, ठीक है। इसको मैं मेंशन करता हूं, लिख दीजिए आप भी। शिल्प कारखानों में उत्पादन आदेश अनुसार व कम मात्रा में वस्तु का उत्पादन किया जाता है, जबकि बड़े पैमाने पर उद्योगों में कारीगर एक ही प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन लगातार करता है, ठीक है। तो ये आपके कौशल का विशिष्टीकरण और उत्पादन की विधियों से संबंधित हो गया, ठीक है। दूसरी विशेषता क्या है, यंत्रीकरण। देखिए यंत्रीकरण तो आप सब समझते ही हैं, बिना यंत्र के तो हम लोग भी नहीं चलते, ठीक है। अब देखिए विनिर्माण की प्रक्रिया हो रही है, किसी भी कार्य को करने के लिए मशीनों का सहारा आज की दुनिया में जरूरी है। स्वचालित मशीन हो, यंत्रीकरण हो, उससे निर्मित विकास का कार्य विनिर्माण में या उत्पादन का कार्य विनिर्माण में किया जाता है, ठीक है ना। तो हम इसको मेंशन किस प्रकार से करेंगे, किसी भी कार्य या उत्पादन में मशीनों का उपयोग किया जाता है। यह मशीनें
स्वचालित या व्यक्ति सोच पर आधारित हो सकती है। ठीक है, मतलब विनिर्माण उद्योगों में यंत्रों का उपयोग बड़े स्तर पर किया जाता है। ठीक है, उत्पादन किया जाता है। तीसरे नंबर की विशेषता क्या कहती है, देख लीजिए। तीसरे नंबर की विशेषता है प्रौद्योगिकी नवाचार। देखिए प्रौद्योगिकी नवाचार क्या होता है। प्रौद्योगिकी नवाचार, देखिए प्रौद्योगिकी का मतलब होता है तकनीकी, नवाचार का मतलब होता है नई, मतलब तकनीकी कैसी हो, नई तकनीकी हो। इस विनिर्माण के अंदर प्रौद्योगिकी नवाचार, नई तकनीकी, शोध मतलब शोध करना, किसी भी प्रकार की खोज करना, व विकास मान युक्तियों, ठीक है ना, जो ऐसी युक्तियां जो विकास का कार्य करे, ठीक है ना, विकासमान युक्तियों के द्वारा विनिर्माण कार्य करे। अब ऐसी तकनीकी का उपयोग करें कि वो विनिर्माण की गुणवत्ता को कंट्रोल में कर सके। ठीक है ना, मतलब उसकी जो गुणवत्ता है, कोई भी उत्पादन कार्य कर रहा है तो गुणवत्ता उस उत्पादन में रहनी चाहिए। तो ऐसी तकनीकी का उपयोग विनिर्माण में किया गया कि विनिर्माण गुणवत्ता को नियंत्रण किया गया। अगर मान लीजिए उद्योग धंधों में अगर प्रदूषण ज्यादा हो रहा है तो उस प्रदूषण के विरुद्ध संघर्ष ये प्रौद्योगिकी नवाचार में किया जाता है। ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं प्रदूषण को नियंत्रण, ठीक है ना, मतलब प्रदूषण पर नियंत्रण भी इसके अंदर किया गया। और अपशिष्ट पदार्थ जो है उसका जो निस्तारण होता है, जो फैल जाता है, उसका निस्तारण भी एक जगह किया गया। अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण सही किया गया। अब ये किस में किया गया, ये किया गया विनिर्माण के अंतर्गत किया गया। आधुनिक बड़े स्तर पर इस विनिर्माण की प्रमुख विशेषता यह है कि अच्छी तकनीकी का उपयोग करके उद्योगों को आगे तक बढ़ाना। ठीक है, ये टोटल मैंने आपको 3 विशेषता आपके सामने प्रस्तुत की। अब हम बात करते हैं चौथी विशेषता की। चौथी विशेषता क्या है, चौथी विशेषता आपकी संगठनात्मक जो है, संगठनात्मक ढांचा जो होता है, मतलब किस ढांचे के ऊपर आपका उद्योग टिका हुआ है, उसकी बात करेंगे। उसका स्तरीकरण की बात करते हैं, मतलब उसके स्तर की बात करते हैं कि उसका स्तर कैसा है। ठीक है, चौथी विशेषता देखते हैं अपन। चौथी विशेषता है संगठनात्मक ढांचा व स्तरीकरण। देखिए भाई, देखिए आपका उद्योग जो होता है वो किन संगठनों से बना होता है। हमारा उद्योग देखिए एक जटिल प्रौद्योगिकी तंत्र पर आधारित होता है। ठीक है, दूसरी चीज अधिक पूंजी पर आधारित होता है। अगर बड़े स्तर पर उद्योग को स्थापित करना है तो हमें पूंजी की आवश्यकता होती है, बड़े संगठन जो होते हैं उनकी आवश्यकता होती है। इसके अलावा एक अच्छे प्रशासनिक वर्ग की आवश्यकता होती है। अल्प लागत लगाकर अधिक पूंजी या अधिक उत्पादन, अल्प लागत लगाकर अधिक उत्पादन प्राप्त करना, ये संगठनात्मक ढांचे की एक विशेषता होती है जो कि विनिर्माण से संबंधित है। ठीक है, इसको हम डालते हैं यहाँ पे। पहला क्या है, यह एक जटिल प्रौद्योगिकी है। दूसरा, अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। तीसरा, मैंने बताया बड़ा संगठन की आवश्यकता इसमें होती है या होते हैं, बड़े संगठन ये होते हैं। चौथी, प्रशासनिक
वर्क की आवश्यकता होती है। पांचवी, अल्प लागत बड़ा उत्पादन इसमें उपस्थित होता है। ये पांचों विशेषता संगठनात्मक आती है और संगठनात्मक की ये विनिर्माण की विशेषता है। ठीक है, मतलब ये इस संगठन के आधार पर आपका विनिर्माण उद्योग आधारित होता है, डिपेंड होता है इन चीजों के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है अपना पांचवा बिंदु, अनियमित भौगोलिक विवरण के बारे में अध्ययन करेंगे कि अनियमित भौगोलिक विवरण होता क्या है। देखिए, आपका जो विनिर्माण जो उद्योग होते हैं ये हर जगह स्थापित नहीं होते हैं, ये कुछ ही भागों पर स्थापित होते हैं। मतलब आधुनिक विनिर्माण के मुख्य जो संकेंद्रण क्षेत्र होते हैं वो कुछ ही स्थानों पर सीमित है। विश्व के कुल स्थलीय भाग का कम से कम 10% से भी कम भाग के ऊपर ये उद्योग स्थापित होते हैं। ठीक है, और यह देश की, अब देखिए, अब जहां पर ये विनिर्माण उद्योग स्थापित होते हैं वहां पर वो स्थान एक बड़े स्तर पर आर्थिक व राजनीतिक के केंद्र बन जाते हैं। बाद में जब इनका धीरे धीरे विकास होता है ना, तो धीरे धीरे वहां उद्योग स्थापित हो गया, वहां रोजगार बढ़ गया, तो पैसे की आमदनी हो गई, तो वो जो क्षेत्र जहां पे उद्योग स्थापित हुआ है वो आर्थिक क्षेत्र में आगे निकल जाएंगे या राजनीतिक क्षेत्र में आगे निकल जाएंगे। तो ये अनियमित भौगोलिक विवरण है। मतलब हर जगह इतने बड़े आधुनिक निर्माण जो संकेंद्रण है वो स्थापित नहीं होते हैं, कुछ ही भागों पर ये उद्योग स्थापित होते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं बता दूं आपको, जैसे कि अमेरिका में मक्का पेटी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। अमेरिका की जो मक्का पेटी है वह 2.5 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में फैली हुई है। ठीक है, और इसमें 4 बड़े फार्म उपस्थित है। 10 से 20 श्रमिक या इससे भी अधिक लोग इसमें कार्य करते हैं। 50 से 100 मनुष्य जो है वहां उनका भरण पोषण होता है और बहुत लोगों को यहाँ पे रोजगार मिलता रहता है। ठीक है ना, तो ये एक बड़े स्तर पर विनिर्माण की प्रक्रिया उदाहरण मैंने आपको बताया। ठीक है ना, तो इसमें हम क्या मेंशन करेंगे, इसका पहले हम टॉपिक डालेंगे अनियमित भौगोलिक विवरण। अनियमित भौगोलिक विवरण देखते हैं क्या लिखना इसमें यह है, आधुनिक निर्माण के मुख्य संकेंद्रण, आधुनिक निर्माण के मुख्य संकेंद्रण क्षेत्र कुछ ही स्थानों तक सीमित है। ठीक है, मतलब कुछ ही भाग पर ये उद्योग बड़े स्तर पर उपस्थित होते हैं। विश्व के कुल स्थलीय भाग के 10% से भी कम भाग पर यह सीमित है। ठीक है ना, मतलब 10% से भी कम भूभाग पर यह उपस्थित है। इसके अलावा यह क्षेत्र देश में आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्र के रूप में उभर के आते हैं। उदाहरण मैंने आपको बताया, एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं, आप लिख दीजिए। अमेरिका की मक्का पेटी। ठीक है ना, ये उदाहरण है। और कितने भाग में उपस्थित है ये? 2.5 किलोमीटर वाले भाग पर उपस्थित है। ठीक है, और ये जो भाग है वो 4 बड़े फार्मों में विभाजित है। ठीक है, 10 से 20 श्रमिक कार्यरत है। ठीक है, 50 से 100 लोगों का भरण पोषण इसमें होता है। ये मैंने आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया है ऐसे उद्योगों के बारे में। ठीक है, तो ये मैंने आपको अनियमित भौगोलिक विवरण के बारे में बताया, जहां पर ये विनिर्माण की प्रक्रिया होती है। अब इसके बाद में 6 नंबर का जो टॉपिक आता है, इसको उतारना चाहे उतार सकते हो आप लोग। 6 नंबर का टॉपिक क्या कहता है, देखते हैं, आगे चलते हैं। जो 6 नंबर की विशेषता होगी अपनी, देखिए भाई, 6 नंबर की विशेषता आपकी है बाजार तक अभिगम्यता। देखिए, विनिर्माण उद्योग की खास विशेषता क्या होती है
कि ये उद्योग जो होते हैं इनकी स्थापना जो होती है उन क्षेत्रों में होती है जहां पर बाजार उनके समीप हो। ठीक है ना, बाजार तक अभिगम्यता अपना टॉपिक है, बाजार तक अभिगम्यता। देखिए भी किसी भी उद्योग को स्थापित करने से पहले हमें यह सोचना होता है कि उस उद्योग के लिए बाजार उपस्थित है कि नहीं। बाजार होते क्या है? बाजार होता है तैयार वस्तुओं की मांग और निवासियों में खरीदने की क्षमता, जिसे हम क्रय विक्रय से संबंधित होता है। मतलब जहां पर उत्पादित माल को बेच सके। ठीक है ना, तो उद्योगों के लिए बाजार आवश्यक है, उद्योगों के लिए बाजार आवश्यक है। ठीक है, उद्योगों को बाजारों के समीप लगाएं। ठीक है, बाजार का तात्पर्य मैं बता देता हूं आपको। बाजार का तात्पर्य होता है वस्तु की खरीद व विक्रय से संबंधित है, जहां वस्तु की मांग व निवासियों की क्रय क्षमता को देखा जाता है। मतलब एक ऐसा स्थान जहां पर वस्तु की खरीद होती है, बेचा जाता है और निवासियों की खरीदने की क्षमता, तैयार वस्तुओं की मांग, ये सब बाजार के अंतर्गत आता है। और एक उद्योग धंधे को बाजार की आवश्यकता होती है। ये विनिर्माण की प्रमुख विशेषता है। इसके अलावा अगला पॉइंट आता है 7वें नंबर का, कच्चे माल तक अभिगम्यता। अब देखिए किसी भी उद्योग धंधे के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है। कच्चा माल क्या? देखिए कच्चा माल उद्योग के लिए इंपॉर्टेंट है। कच्चा माल जो होता है व्यक्ति मतलब उद्योग धंधे को सरलता से मिल जाए, यही उद्योगों के लिए आवश्यक है। ठीक है ना, अब भारी वजन वाले उद्योग या सस्ते मूल्य वाले उद्योग या वजन घट गया, ऐसे उद्योग उन उद्योगों को उन कच्चे माल वाले स्रोतों पर ही लगाना उचित होता है। जैसे मान लो गन्ना है, अब गन्ने का उत्पादन जो होता है वो खेतों में होता है। अब मान लीजिए गन्ने का उत्पादन खेत से बहुत दूर उद्योग लगाएं तो उनको लाने ले जाने में तो उसका तो पूरा रस जो होगा वो गर्मी से उड़ जाएगा, मतलब उसका वाष्पीकरण हो जाएगा, तो वजन घट गया। तो इसलिए कच्चे माल उनको आसानी से प्राप्त हो जाए, बाजार मतलब उद्योगों को। ठीक है ना, उद्योगों को कच्चा माल आसानी से प्राप्त हो जाए। ठीक है ना, तो ऐसे स्थानों पर आप उद्योगों को स्थापित करना जरूरी। तो उद्योगों के लिए कच्चा माल, उद्योगों के लिए कच्चा माल सरलता से परिवहन हो जाए, पहली चीज। ठीक है ना, जब भी उद्योग विकसित होगा। भारी वजन व वजन घटने वाले उद्योगों को कच्चे माल वाले स्रोतों के करीब लगाना चाहिए। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं दे देता हूँ। उदाहरण क्या हो, जैसे कि चीनी उद्योग देखा होगा आप लोगों ने, गन्ने पर आधारित है। और मैं बताऊँ आपको सीमेंट उद्योग आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है ना, ये इन उद्योगों को आप कच्चे माल वाले स्रोतों पर ही लगाएं तो ज़्यादा उचित होगा। ठीक है, 8वें नंबर पे टॉपिक आता है श्रम आपूर्ति तक अभिगम्यता। देखिए श्रम आपूर्ति मतलब
श्रमिकों की आवश्यकता होती है। देखिए श्रमिक, आप सब जानते हैं कि उद्योगों के अंदर श्रम प्रमुख है, परंतु यंत्रीकरण और स्वचालन जो उद्योग है, मशीन है, उनके कारण श्रमिकों की आवश्यकता कम पड़ी है, लेकिन पर भी उनको चलाने के लिए, मशीनों को चलाने के लिए कुशल श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना, श्रम की आवश्यकता प्रमुख है। कुशल श्रमिकों के माध्यम से मशीनों को चलाया जाता है। मतलब श्रमिकों की आवश्यकता आपको पड़ेगी। टोटल आपकी ये 8 विशेषता आपके सामने मैंने आपको बताई। आगे देखते हैं अपन। अब नंबर 9 है। 9वें नंबर की विशेषता क्या कहती है, देखते हैं आगे। देखिए 9 नंबर की विशेषता क्या है। 9 नंबर की विशेषता है शक्ति के साधनों तक अभिगम्यता। ठीक है ना, टॉपिक डालेंगे अपन, ये विशेषता अपनी शक्ति के साधनों तक अभिगम्यता। देखिए शक्ति के साधन मतलब ऊर्जा के साधन। किसी भी उद्योग धंधे होते हैं उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा के स्रोतों के करीब ही इन उद्योगों को लगाना चाहिए। जैसे कि एल्युमिनियम उद्योग है। अब एल्युमिनियम उद्योग को देखिए कोयले की आवश्यकता होती है, जल विद्युत की आवश्यकता होती है, खनिज तेल की आवश्यकता होती है इसको बनाने के लिए। तो अच्छा यही होगा ना कि एल्युमिनियम उद्योग को इन्हीं स्थानों पर ले जाके लगाया जाए तो आसानी से कच्चा माल इनको मिल जाए या शक्ति के साधन इनको मिल जाए। ठीक है, तो यहां लिखेंगे जिन उद्योगों को शक्ति मतलब ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है उसे कच्चे माल या शक्ति साधनों के उत्पादित क्षेत्रों में लगाने चाहिए। जैसे एल्युमिनियम उद्योग। ठीक है ना, एल्युमिनियम उद्योग है उदाहरण। इसे किसकी आवश्यकता होती है, इसको आवश्यकता होती है कोयला, जल विद्युत और इसके अलावा आपके खनिज तेल की आवश्यकता होती है। खनिज तेल की आवश्यकता इसको पड़ती है, तो वहीं लगाएं इस उद्योग को। ठीक है, 10वें नंबर पे आता है अपना परिवहन संचार की सुविधाओं तक अभिगम्यता। परिवहन संचार तक अभिगम्यता। अब देखिए उत्पादित माल है उसको हम बाजार में लेके जाएंगे तो किसकी आवश्यकता पड़ेगी, परिवहन की। कच्चे माल को कल कारखानों तक लाना है तो किसकी आवश्यकता पड़ेगी, परिवहन की। अगर सूचनाओं का संदेश देना है अपन तो किसकी आवश्यकता पड़ेगी, संचार की। तो परिवहन और संचार दोनों जरूरत होती है विनिर्माण उद्योग की। ठीक है, यहां लिख देंगे अपन कच्चे माल को कारखानों तक व तैयार माल को बाजार तक लाने व ले जाने में परिवहन की आवश्यकता होती है। होती है कि नहीं होती, होती है। वह सूचना देने में संचार की
आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से परिवहन से संबंधित हो गया। एक आता है सरकारी नीति। देखिए, किसी भी उद्योग को संचालित होने में सरकार की नीति अहम होती है और सरकार की अहम भूमिका ये होनी चाहिए, प्रादेशिक नीति अपनानी चाहिए। कौन सी नीति अपनानी चाहिए? प्रादेशिक नीति सरकार को अपनानी चाहिए। हर क्षेत्र में उद्योग धंधे क्या करना चाहिए? स्थापित करने चाहिए, तभी तो उद्योगों का विकास होगा। सरकार की नीति पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है ना, मतलब प्रादेशिक नीति होनी चाहिए, प्रदेश के हर क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने चाहिए। और ये आखिर में एक बिंदु और है, लास्ट, वो है समवन अर्थव्यवस्था। समवन अर्थव्यवस्था, ठीक है, समवन अर्थव्यवस्था कह लीजिए, या उद्योगों के मध्य संबंध, या उद्योगों के मध्य संबंध। देख लीजिए क्या, देखिए ये 12वीं विशेषता क्या है? समवन अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। मतलब देखिए, समवन अर्थव्यवस्था होती है जो प्रधान उद्योग होते हैं, बड़े उद्योग होते हैं, उनकी समीपता होनी चाहिए। बड़े बड़े उद्योग एक जगह होनी चाहिए। मैं लिख देता हूँ इसके अंदर आगे, यहाँ पर 12वां टॉपिक अलग से भी डाल लेंगे, नीचे थोड़ा आपको दिखेगा नहीं सही तरीके से। समवन अर्थव्यवस्था, ठीक है, और दूसरा उद्योगों के मध्य संबंध। मतलब किसी उद्योगों के विकास के लिए पहली चीज क्या होनी चाहिए? प्रधान उद्योग समीप हो तो अन्य उद्योग जो होंगे उनको लाभ मिलेगा, अनेक उद्योगों को लाभ, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? दूसरी चीज होनी चाहिए, ये जो लाभ है वो समवन अर्थव्यवस्था को बढ़ाता है, मतलब बड़े स्तर पर एक साथ, ठीक है ना, ये लाभ समवन अर्थव्यवस्था को बढ़ाता है, ठीक है। और तीसरी विशेषता बिल्कुल सरल है, उद्योगों के मध्य एक श्रृंखला की बचत भी प्राप्त होती है। उद्योगों के मध्य एक श्रृंखला बचत स्थापित होती है। देखो, प्रधान उद्योग समीप होंगे तो उद्योगों को लाभ होगा, लाभ समवन अर्थव्यवस्था में होगा, मतलब पूरी बड़ी अर्थव्यवस्था उसमें होगा, और उद्योगों के मध्य में एक श्रृंखला बनेगी किसकी? बचत की, तो बचत स्थापित होगा। तो टोटल ये जो विनिर्माण है, इसकी कुल मैंने आपको 12 विशेषता बताई है, बहुत बढ़िया तरीके से विशेषता आपको मैंने बता दी है। और ये जो अर्थव्यवस्था है वो विनिर्माण उद्योग की है, कि विनिर्माण उद्योग में क्या क्या उपस्थित होता है। तो ये वीडियो आज मैंने आपको द्वितीय क्रिया के अंदर विनिर्माण और विनिर्माण किसे कहते हैं, विनिर्माण की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन ये 12 बिंदुओं के माध्यम से मैंने करके बताया। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल के बताएं। धन्यवाद।